पूरे देश में विवाद हो रहा है, यहाँ तक कि एनपीआर को लेकर भी आवाज़ें उठने लगी हैं। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब मौजूद हैं। मदनी साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं, पहले एनसीआर की बात हो रही थी, सीएए आया और अब एनपीआर, क्या समझते हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, जब से ये इस फॉर्म में सीएबी लेकर के आए हैं और फिर इसको लॉयर्स ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने देखा तो साफ हो गया कि ये हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के दोनों के खिलाफ है। और चाहे इनका ये कहना कितना भी सही हो कि ये तो भारत में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है बल्कि बाहर से भारत आने वाले लोगों के लिए है, तो भारत में बाहर से आने वाले लोगों के लिए पिछले 70 सालों में कितनी मरतबा प्रोविज़न किया गया है। पर उस प्रोविज़न में से ये तो हुआ नहीं कि मुसलमान बहुत आगे हों। पाकिस्तान जो चला गया, जो रह रहा है, वो इंडिया क्यों आएगा? और आएगा तो उसको लिया जाए न लिया जाए, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी तरह मैं बहुत कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ कि इंडिया के मुसलमानों को, इंडिया की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिया के मुस्लिम लीडर्स को, चाहे किसी भी सेक्शन के हों, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिम को भारत की नागरिकता दी जाए, कोई भी उसके लिए पैमाना मुकर्रर करके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर दिक्कत कहाँ पैदा होती है? सबसे पहली आवाज़ जो इस बिल के खिलाफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, बल्कि पूरे मुल्क में जो पूरे कौमी सतह पर एक आवाज़ उठी, वो आपकी उठी। हाँ, हमने 2000 से ज़्यादा शहरों में एक साथ किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल पीसफुल था। कोई एक जगह किसी को खराश नहीं आई, किसी के खिलाफ एक केस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल पीसफुली लोग निकले, अपना अपना एहतजाज रजिस्टर कराया और अपने घरों को चले गए। अब उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ से हुई है? प्रॉब्लम हुई है इस बात से कि आप इसको इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भारत की जो रूह है, भारत की जो भारतीयता है, वो टूट रही है। और फिर आप जो इस देश की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, उसको आप दरकिनार किए हुए हैं, उसको खत्ते में आपने पहले से डाला हुआ है हर लिहाज से। आपके मिनिस्टर्स, आपके लीडर्स, आपके एमपीज, आपके पार्टी के पदाधिकारी हर मौके पे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसने आपके बीच में और उस कम्युनिटी के बीच में गैप को कम करने के बजाय बढ़ाया है। सरकार बनाने के लिए आपका चाहे अपने एजेंडे को जितना भी कम्युनल रखें, लेकिन बनाने के बाद भी वही रहेगा, तो भरोसा ख़त्म हो गया। भरोसा ख़त्म हुआ है तो लोगों ने देखा कि ये एनआरसी और सीएए दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और ख़ुद होम मिनिस्टर साहब बार बार उसको कनेक्ट करके ही कहते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म उसको कहते हैं कि एनआरसी की अभी कोई बात ही नहीं हुई, कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है और इसको एक तरह से हिंसा हो रही है। देखिए, हिंसा तो बुरी बात है, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि भड़काया जा रहा है, ये गलत है। और ये भी उनकी, मेरे लिए तो बहुत ही शर्म की बात है कि मैं कहूँ कि मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है झूठ बोल रहा है। वो दूसरों को झूठा कह रहे हैं, लेकिन खुद उनका झूठ बार बार निकल के आ रहा है, उनके ज़बान से, उनके होम मिनिस्टर के ज़बान से, उनके इससे पहले वाली पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने क्वेश्चन के जवाब में, एक दो थोड़ा ही हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो ये साबित कर रही हैं कि वो रामलीला मैदान में जो बोल रहे थे वो सच तो हरगिज़ नहीं हो सकता, झूठी हो सकता है। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो बिल पास हुआ और एक्ट बन गया, क्या करें
कि जो विश्वास और एतमाद की जो खाई है वो भर जाए, हम अपने वजीर आज़म पर, वजीर दाखिला पर भरोसा कर लें? देखिए, ये कोई एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं है। सच बोलना शुरू कर दें, वो सच बोलना शुरू कर दें, तो उनके मन में जो है उसको खुल के बोले ना, तब ये सवाल उठेगा कि भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो खुलकर कहा, जो भी हिंदू और 3 मुस्लिम ममालिक से, मुसलमानों के अलावा जो सब लोग आए हुए हैं, उनको नागरिकता मिल के रहेगी और NRC उसके बाद आएगा। देखिए, उनकी नागरिकता पर भारत के लोगों को किसी को कोई एतराज़ नहीं है, अच्छी बात है, हम तो उसको वेलकम भी करने के लिए तैयार हैं, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ इस बात पर है, एक्सक्लूड किया गया। ये एक्सक्लूड किया जाना मेरे नज़दीक भारत के संविधान के विरुद्ध है। किसी का जिक्र नहीं करते, जनरल बात करते। जो लोग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से आए हैं, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, वही तो एलिजिबल होंगे इस एक्ट में। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया? शायद एक भी नहीं मिलेगा उस कैटेगरी में जिस कैटेगरी के लिए लाया गया है। तो मेरा कहना यह है कि आपने ये एक्सक्लूजन क्यों किया है, क्या जरूरत थी इस एक्सक्लूजन की? एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जिस तरह NRC की बात कर रहे हैं तो क्लियर करिए ना, लाइए ना, हम उसको भी वेलकम करेंगे अगर सही चीज होगी, और अगर सही चीज नहीं होगी उसका विरोध किया जाएगा, डट के किया जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे इससे। आप कह रहे हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो शरणार्थी हैं, उनकी नागरिकता देने पर आपको कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर क्या ये एतराज़ है जो बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से मुस्लिम आए हुए हैं, उनको नागरिकता नहीं दी जा रही है, इस पर एतराज़? देखिए, हमारा बहुत ही साफ सी बात है, मुल्क का एक दस्तूर है, दस्तूर बनाने वालों ने उसकी एक स्पिरिट जो बनाई है, उस स्पिरिट के खिलाफ हो रहा है, एक बात। दूसरी बात यह कि जब आप इसको NRC के साथ जोड़ के देखते हैं तो प्रॉब्लम साफ खुली नजर आती है। NRC के साथ जब आप इसको जोड़ के देखते हैं तो ये दोनों चीजें मिलकर एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और क्यों जोड़ते हैं आप? वजीर दाखिला कह रहे हैं मत जोड़िए, वजीर आजम कह रहे हैं नहीं मत जोड़िए। नो, वजीर दाखिला के पहले सारे बयानों को अगर आप देखेंगे तो वो तो उन्होंने जोड़ा है, हमने नहीं जोड़ा है। नो, हमने कुछ नहीं जोड़ा है, उन्होंने जोड़ा है। मैं क्या करूं? जोड़ तो उन्होंने दिया है। वो अपनी पॉलिटिक्स है उनकी, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ बोलते हैं कि फला भड़का रहे हैं, फला भड़का नहीं। साहब, होम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भड़काया है लोगों को, और किसी ने नहीं भड़काया है। उनके जो बयानात हैं वो साफ, बिल्कुल साफ हैं। अब इस पूरे विवाद में जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, उन डेमोन्स्ट्रेशन करने वालों को मैं मुबारकबाद देता हूं, चाहे जामिया के लोग हों, चाहे AMU के लोग हों, चाहे IIT और IIM के लोग हों, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोग हों। 34-35 यूनिवर्सिटी के लोगों ने इसके खिलाफ विरोध किया है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। उसके बाद एक दूसरा पार्ट आता है हिंसा का। 17 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, बहुत सारी FIR, 5-5 हज़ार FIR दर्ज हुई, मुजफ्फरनगर में बहुत सारे लोगों की दुकानें सील हुई। तो ये जो हिस्सा है, इसको क्या कहें? इसी को मैं कह रहा हूँ कि दूसरा हिस्सा आता है हिंसा का। तो हिंसा को कभी भी न सपोर्ट किया जा सकता है, न रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। हम उसका शिद्दत से विरोध करते हैं और हिंसा करने वालों के हम हर हाल में खिलाफ हैं। अच्छा, जब वो हिंसा पब्लिक की तरफ हो तो हम उसके खिलाफ हैं, हर हाल में खिलाफ। और जब वो हिंसा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो तो वो उसका जुर्म कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। उनका काम हिंसा रोकना है, हिंसा करना नहीं। हर जगह की वीडियोज ऐसी आ रही हैं कि पुलिस खड़ी हुई गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, घरों के अंदर घुस करके सामानों को तोड़ रहे हैं, हर जगह ये हुआ है। इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? जिस तरह से वो हिंसा गलत है, उससे 100 गुना ज्यादा ये हिंसा गलत है, क्योंकि आपको तो हिंसा रोकने का जिम्मेदार बनाया गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मेदारी दी गई। आपको लोगों के घर तोड़ने की जिम्मेदारी नहीं दी गई कि आप बदला लेंगे। बदले की भावना दिल में पैदा होना और फिर
चीफ मिनिस्टर का, खुसूसन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का ये बात इस अंदाज से कहना निहायत जालिमाना, निहायत गैर मुंसिफाना। वीडियो है, आप बता रहे हैं वीडियो है, तो अब आगे क्या जमीयत इस तरह की वीडियो को कोर्ट में ले जाएगी? क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है। जाना ही चाहिए बिल्कुल। इसके लिए सिर्फ वीडियोस नहीं बल्कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये कोशिश ज़रूर करेंगे और करनी ही चाहिए। सिर्फ जमीयत को नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी के लोगों को, सबको मिलजुल करके ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं जहाँ जहाँ, वो उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जाए। बिल्कुल इस तरह की आप बात कर रहे हैं, ये दूसरी तरह के महमूद मदनी नज़र आ रहे हैं। एक बयान मुझे याद है, आपने कहा था कि कोई मुस्लिम घुसपैठिया मुझे देश में नहीं चाहिए, हिंदू को अगर नागरिकता देनी है तो दीजिए। देखिए, पाकिस्तान, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इन मुल्कों से कोई मुसलमान क्यों आएगा? और इस पूरे झगड़े में जिसको अब ये बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कुछ हिंदुओं को नागरिकता मिल रही है इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, नहीं, वो स्टैंड क्लियर है बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है? अगर वो किसी गैर मुल्की गैर मुस्लिम को भारत की नागरिकता देंगे, मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम? आज भी मैं कहता हूं, लेकिन इस कानून से मुझे प्रॉब्लम है। ये कानून गैर मुंसिफाना है, गैर आईनी है, गैर दस्तूरी है और हिंदुस्तान की दस्तूर के रूह के मनाफी है। अच्छी तरह समझ लीजिए, मुल्क में बसने वाले लोगों की, जितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं इस कानून का, हरगिज इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि किसी हिंदू को या किसी सिख को या किसी बौद्ध को वो मिल रही है, सिटीजनशिप मिल रही है। नो, इस वजह से तो किसी ने विरोध किया ही नहीं है। मुझे बताइए किसी एक आदमी का नाम जिसने इस वजह से विरोध किया हो। विरोध इस वजह से हो रहा है कि इसको बनाया गया है कम्युनल एंगल से। इसमें कम्युनल एंगल बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। आप इसको एक किसी को इंक्लूड ना करते, किसी को एक्सक्लूड ना करते, खत्म थी बात। एक सवाल ये भी कि लगातार ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, ये डर जताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करके जो भारत के मुसलमान हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनको विदेशी बना दिया जाएगा। क्या ये डर है? हाँ, ये डर है। देखिए, ऐसा है, आम आदमी, गरीब आदमी, मुसलमान का सवाल नहीं है। यहाँ भी हिंदुस्तानियों में बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी है उनके, जिनके पास पेपर्स का मिलना मुश्किल होगा, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नामुमकिन होगा तकरीबन। उसमें मुसलमान भी होंगे, दलित भी होंगे, शेड्यूल ट्राइब्स भी होंगे, ट्राइबल लोग होंगे। तो सब लोगों का कागज़ मिलना मुश्किल हो जाएगा। कागज़ नहीं मिलेगा तो आप उनको फॉरेनर डिक्लेयर करेंगे या घुसपैठिया डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद फिर उनको डिटेंशन कैंपों में रखेंगे, और उनका संभालना, रखना, यह खुद मुल्क के लिए एक बड़ा मसला बनने वाला है। तो आप पहले पॉलिसी क्लियर कीजिए अपनी, साफ साफ बताइए। देखिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से का हर हाल में मुखालिफ हूँ, किसी का भी हर हाल में विरोध करूँ, मैं इसको सही नहीं समझता। मेरा मानना ऐसा है कि विरोध अगर हो तो रीजनेबल होना चाहिए, सही चीज़ पर होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये है, आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं, असम में जिस तरह से 19 लाख लोग अलग हो गए हैं, एनआरसी से बाहर हो गए हैं, उनका क्या किया जाए? आपकी नज़र में क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी कि 19 लाख में से कितनों को वो सिटीजनशिप देंगे और कितनों को नहीं देंगे, और जो बच जाएंगे उनका क्या करेंगे, ये तो वो बताएंगे। मैं क्या बताऊंगा इस बारे में? एनआरसी का सवाल था, लेकिन अभी कल ही जो मीटिंग हुई और काफ़ी लंबा चौड़ा बजट एनपीआर के लिए लगाया गया है। एनपीआर को लेकर के आपका क्या रुख है? देखिए, ये भी बहुत ही संजीदा बात है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जी तो ये चाहता है कि मैं ये कह दूं कि इसका भी पूरा बाइकआउट किया जाए, कोई आदमी अपने आप को एनपीआर में रजिस्टर नहीं करे। लेकिन ये सिर्फ दिल की चाहत है, अभी मैं इसको करना नहीं चाहता। चाहता क्या हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ फौरी तौर पर कि अभी लोग रजिस्टर ना करें,
अभी फौरी तौर पर। और इसको लॉ के जानने वाले लोग, कानून के जानने वाले लोग, एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूटिव में जो लोग रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं, इस तरह के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग आपस में मिल बैठकर इसको देखें कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। और अगर जो डर है मेरे दिल में, अगर वो डर सही है, तो फिर हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ना हम NPR कराएंगे ना NRC कराएंगे। क्योंकि एक सवाल जो NPR की एक्सरसाइज को लेकर जो सबसे बुनियादी सवाल उठा है, ये कहा गया कि ये दूसरा NRC है, बैकडोर से NRC है, क्योंकि उसमें माँ बाप के पैदा होने का मकाम पूछा गया है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ ना आपकी बात, लोगों की बात सुन रहा हूँ, आपकी सुन रहा हूँ, तो कहता हूँ मेरा दिल ये चाहता है अपील अभी से कर दूँ, लेकिन थोड़ा एहतियात करना चाहता हूँ ताकि देखा जाए, उस पेपर को देखा जाए, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या क्या होगा, कराएंगे तो क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या नुकसान, सब चीज़ को एवेलुएट करके, और एक यूनाइटेड आवाज़ होनी चाहिए। एक आदमी की तरफ से ये बात नहीं जानी चाहिए। तो अपनी हमारी ख़ुद की जमीयत की अपनी वर्किंग कमेटी होने वाली है, 10 जनवरी को बुलाई गई है शाम में, वो होगी, उसमें बहस होगी। उससे पहले इस इशू पर जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अदालत में हम पहले से गए हुए हैं, कोर्ट में हम गए हुए हैं इसके खिलाफ, NRC के खिलाफ, तो सब चीज़ों को देखकर फिर फैसला करेंगे। और मेरी ख्वाहिश ये है कि इसके ऊपर फैसला एक जमात और एक आदमी ना करे, बल्कि सब मिल करके करें कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल आखिरी सवाल, हुकूमत से क्या कहेंगे कि वो क्या करे कि सब में एतमाद पैदा हो और सरकार की नीयत पर जो सवाल है वो ख़त्म हो जाए, और सब लोग जो एक्सरसाइज जो सरकार बताती है कि उसकी नीयत ठीक है, वो ठीक से हो जाए। देखिए, ये बात भी मेरी तरफ से अकेले नहीं कहनी चाहिए, यकीनन गवर्नमेंट को हमें कुछ कहना चाहिए, ये मेरा मत है। लेकिन अगर मैं अकेला कोई बात कहूँगा तो वो ठीक नहीं होगा। इस लड़ाई को बहुत सारे लोगों ने मिल करके खड़ा किया है, और इसमें गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं, आगे हैं हमारे भाई। उन सब की मिल करके एक मीटिंग बुलाई जाए और वहाँ डिस्कस किया जाए कि हम गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करें कि तुम ये 4 काम कर दो, तो हम तुम्हारे साथ इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार हैं। मौजूदा सूरत में आप लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं? किसी कीमत पर नहीं, मौजूदा सूरत में इसको किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाना चाहिए। मौलाना, आपको ये देखा जाता है कि बहुत बेबाकी से आप कई बातें कह देते हैं और कई बात इस पर तनाज़ात भी हो जाते हैं। देवबंद में भी आपने ऐसी बात कही, आपने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के लिए कहा योगी नहीं भोगी है, ये क्या हुआ? देखिए, वो यकीनन मेरे लिए मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है, वो बात मेरे उसूल के ख़िलाफ़ है कि मैं किसी शख्स को इन पर्सन कितना भी उससे नाराज़गी हो, डिसएग्रीमेंट हो, मुखालिफत हो, तनाज़ा हो, उसकी ज़ात पर जाना मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है, और मैं इसको इस्लाम के भी ख़िलाफ़ समझता हूँ। इस्लाम ने हमें ये तालीम नहीं दी है। अब वो अचानक एक उसने सवाल किया और वो मेरे ज़बान से वो निकला, तो मैं उसको अपने लिए उस बात के कहे जाने को गलत समझता हूँ, और उनके चाहने वालों को या उनको इससे तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए माज़रत, माफ़ी, क्षमा, अपोलॉजी जो भी हो, मैं उसके लिए ओपन हूँ, तैयार हूँ, उसमें मुझे कुछ हर्ज नहीं है। मुझे किसी आदमी को, किसी पर्सन के ख़िलाफ़ इस तरह के लफ्ज़ के इस्तेमाल करने को मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ समझता हूँ, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़। तो ये थे मौलाना महमूद मदनी, जिन्होंने कई बातों को लेकर साफ कर दिया है। एक तो ये कि NPR और NRC मौजूदा सूरत में और CAA भी मौजूदा सूरत में काबिल कबूल नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल सारे लोग NPR का बॉयकॉट करें।